नमस्कार दोस्तों। अभी हमने आशिम कीर्तनिया जी का हेवल्स पे एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन देखा। कैसे कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जिसने लाखों के करोड़ों बना के दिए। तो दोस्तों ऐसी एक कंपनी लेकर हम आए हैं जिसने पिछले 4 साल में 4 गुना पैसे कमा के दिए। आप सबको पता है कि पिछले 2-3 साल से कोविड का आतंक चल रहा था और रिसेशन की भी बातें चल रही थी, लेकिन ऐसी खराब सिचुएशन में बेहतरीन प्रेजेंटेशन करने वाली हमारी कंपनी एलटीटीएस, जो लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी। दोस्तों ये ग्लोबल लीडर है रिसर्च इंजीनियरिंग में। बहुत बातें चल रही है दोस्तों इलेक्ट्रिक ऑटोनॉमिक व्हीकल्स की, 5G की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की। तो ऐसी कंपनियों, ऐसे जो मेजर सेक्टर्स है और जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा रिसर्च लगता है और जिसको सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम है, जिसमें हाई डिमांड है और जिसमें हाई क्वालिटी ग्रोथ ऑफ मैनेजमेंट जो है, उसकी वजह से ये कंपनी जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों देखते हैं हम हमारे दोस्त डॉक्टर जय शेख प्रयागराज, जो एक डेंटिस्ट है लेकिन आईटी कंपनी का सर्वे करेंगे। तो ये एक अमेजिंग बात होती है और मुझे हमेशा खुशी होती है कि एक डॉक्टर अलग सेक्टर में जाके अलग रिसर्च करे। तो डॉक्टर जहेद शेख जो पिछले 2-3 साल से प्रॉफिट प्रॉमिट से जुड़े हुए हैं, बेहतरीन स्टूडेंट है और उनकी खुद की मेहनत की वजह से उन्होंने जबरदस्त ग्रोथ की है। तो आई वेलकम डॉक्टर जहेद शेख। और हम सुनना चाहेंगे कि एलटीटीएस के बारे में क्या किया जाए। क्या ये अच्छा बाय है, डेट फ्री कंपनी है, या आगे इस कंपनी का क्या फ्यूचर है? वेलकम डॉक्टर जहेद। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेख जैद, प्रॉफिट प्रॉमिस प्रयागराज से। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अब हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एलटीटीएस। और जैसा कि सर ने पहले ही बता दिया है कि ये वो कंपनी है जो एआई पे काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रही है, क्लाउड बेस पे काम कर रही है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है, सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है। मींस ये फ्यूचर की कंपनी है। मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, क्वार्टनरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, आने वाली इंडस्ट्री है, ये वो कुछ कंपनीज में से है जो कि क्वार्टनरी इंडस्ट्री की है। तो क्यों इस कंपनी पे ध्यान दिया जाए और क्यों इस सेक्टर पे ध्यान दिया जाए, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं एलटीटीएस के बारे में। एलटीटीएस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं आईटी इनेबल्ड सर्विस। फ्रेंड्स, ये वो सेक्टर है जो कि डायरेक्टली आईटी से रिलेटेड नहीं, बट उनको सपोर्ट प्रदान करता है, राइट? अगर हम इस सेक्टर में लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 56 कंपनीज लिस्टेड है, जिसका सेल्स है 35,000 करोड़ का टोटल सेल्स। ओके, इस 35,000 करोड़ के सेल्स करने वाले सेक्टर में हमें मार्केट कैप कितना मिल रहा है? 96,000 करोड़। मींस अपने सेल्स का, अपने धंधे का तकरीबन 3 गुने से भी ज्यादा इसको मार्केट कैप इन्वेस्टर दे रहे हैं। और आखिर ये प्रीमियम दे क्यों रहे हैं? ये भी बहुत खास बात है कि क्यों इतना प्रीमियम दे रहे हैं। इस प्रीमियम की जो सबसे बड़ी वजह है वो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी। पिछले 2 सालों में इसने 13% से ग्रोथ किया, पिछले 5 साल में 11% से ग्रोथ किया, और लास्ट 10 ईयर्स की हम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 21% से ग्रोथ किया। तो हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री 15 से 20% से तो ग्रोथ करे, राइट फ्रेंड्स? तो ये जो ग्रोथ है यही इस इंडस्ट्री को प्रीमियम दिलाता है। अगर इस प्रीमियम के बारे में बात करें तो लिस्टेड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है वो देखिए। तो सबसे पहले अगर हम शेयर के बारे में बात करें कि मार्केट कैप में शेयर, वो 96,000 करोड़ का जो ऑलमोस्ट मार्केट कैप था, उसमें सबसे बड़ा शेयर किसके पास है? एलटीटीएस के पास, तकरीबन 37.5% का। अगर सेल्स में शेयर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का जो सेल्स था, उसका 19%, ऑलमोस्ट 20% शेयर किसके पास है? एलटीटीएस के पास। मींस मार्केट कैप में भी लॉन्च कंपनी और सेल्स में भी लॉन्च कंपनी। इसके बाद अगर इस सेक्टर में हम एनालिसिस करें इसकी लिक्विडिटी के बारे में, मींस नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेक्टर का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, उस सेक्टर का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 11% का। और यहाँ पे हमारी एलटीटीएस का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 15% का। मींस ये सेक्टर में अपने एवरेज से बेटर नेट प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन करती है, राइट फ्रेंड्स? तो यहाँ पे भी उसको अच्छा स्थान मिलता है। देन नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी रेशियो कौन सा है? करंट रेशियो। मींस करंट असेट और करंट लायबिलिटी का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं करंट रेशियो। यहाँ पे भी एलटीटीएस जो सेक्टर का एवरेज है वो है 2 का, और यहाँ पे भी एलटीटीएस अपने सेक्टर में बेटर है 3 का। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये वाकरंगी जो है इसका सबसे बेस्ट है, बट फ्रेंड्स ये उन खास कंपनीज पे है जिसपे अभी अभी आरबीआई ने कुछ ना कुछ सैंक्शंस डाले थे। तो ऐसी कंपनी से हमें बच के रहना चाहिए, राइट? तो बड़े बड़े फिगर्स में नहीं जाना है, हमें अच्छे मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, राइट? देन हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो कौन सा रहता है फ्रेंड्स? नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल्स। मींस कोई भी कंपनी कितना उधारी पे काम कर रही है। तो यहाँ पे सेक्टर का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 23% का। मींस 23 अपने सेल्स का 23% वो क्रेडिट पे दे रहा है। यहाँ पे एलटीटीएस का हम आधा स्टार कट करते हैं 25% का ट्रेड रिसीवेबल के लिए। हम देखते हैं कि
ये अपने सेक्टर की बाकी कंपनी से थोड़ा ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल रख रही है, राइट। नेक्स्ट हमारा रेशियो होता है सॉल्वेंसी को देखें। अगर हम सॉल्वेंसी को देखते हैं तो उसके सबसे अच्छा रेशियो है आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेक्टर का एवरेज आईसीआर है 20 का और हमारी कंपनी का आईसीआर कितना है फ्रेंड्स, 30 का। जो 30 का आईसीआर है ये एक अच्छा आईसीआर है, मींस अपने जो इसका फाइनेंस कॉस्ट है उसका 30 गुना ज्यादा प्रॉफिट वो कर रही है, राइट। अगर हम इसके डेप्थ के बारे में बात करें तो ये कंपनी डेप्थ फ्री है। और इस सेक्टर में एक और खास बात है कि इस सेक्टर की काफी ज्यादातर कंपनीज डेप्थ फ्री है, राइट। तो डेप्थ फ्री कंपनी है, मींस सॉल्वेंसी में इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा रेशियो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या देखते हैं, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मींस टोटल इक्विटी का कितना परसेंट जनरेट किया, इसने 23% का आरओई रखती है, जहां पे इस सेक्टर का एवरेज आरओई कितना, 15% का। फ्रेंड्स यहाँ पे भी ये अपना पूरा स्टार कलेक्ट करती है। इसी तरह से हमें नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सा आता है, आरओपी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, मींस कंपनी के जो प्रमोटर्स ने कंपनी स्टार्ट की थी जितने रुपए से उससे कितना गुना ज्यादा कमा के दे रही है, मींस जो प्रमोटर्स के रुपए थे, जो इसकी इक्विटी थी, उससे 46 टाइम्स ये कंपनी इस साल ज्यादा कमा के दी है, राइट फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इस हिसाब से अगर इस कंपनी को स्टार दें, सेल्स, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ से इसको तकरीबन 9.5 स्टार मिलती है, मींस ये अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो चलिए जानते हैं एलटीटीएस के बारे में। फ्रेंड्स एलटीटीएस है क्या, ये है एल&टी ग्रुप की सब्सिडियरी, मींस एक अच्छा बैकिंग है, एल&टी ग्रुप का एक अच्छा बैकिंग इस कंपनी को मिला हुआ है। इस कंपनी में का काम क्या है, फ्यूचरिस्टिक, राइट फ्रेंड्स। इस कंपनी के पास में इस वक्त 816 पेटेंट है। इस कंपनी के पास इस वक्त 816 पेटेंट है, 72 इनोवेशन स्लैब है और तकरीबन 314 कंट्रीज में ये काम कर रही है। अगर हम कंपनी के काम के बारे में बात करें, आखिर ये करती क्या है फ्रेंड्स, कंपनी किसी भी प्लांट के लिए या प्रोडक्ट के लिए उसकी कंसल्टेशन, उसकी डिजाइनिंग, उसका डेवलपमेंट और उसकी टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मींस ये प्रोडक्ट को सोचने से लेकर उसको डिलीवर करके उसके टेस्ट करने तक का हर एक स्टेप में ये कंपनी काम करती है, राइट फ्रेंड्स। और अगर इस कंपनी के बारे में बात करेंगे अभी इसका फोकस कहां पे है, तो इसका मेन फोकस इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस एंड कनेक्टेड व्हीकल्स, EACV, 5G, AI एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी और मेडिकल टेक्नोलॉजीज पे है। यहां से अगर इसके सेगमेंटल रेवेन्यू के बारे में बात करें फ्रेंड्स, ये कमा कहां से रही है, तो मेनली 5 जगहों से कमाती है, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम एंड हाईटेक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, प्लांट इंजीनियरिंग या प्रोसेस इंडस्ट्री और मेडिकल डिवाइसेस। फ्रेंड्स अगर इसमें मेजर शेयर के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा शेयर आता है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर हम H1 रिजल्ट के बारे में बात करें तो H1 में इसको टोटल सेल्स ग्रोथ मिला था 24% का, और इस सेल्स ग्रोथ में जो इसका सबसे बड़ा पार्ट किसका आता है सेल्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें हमें ग्रोथ कितना मिला, 34% का। इसी तरह से कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें कि मेजरली एक्सपेंस कहां करता है इस कंपनी में, तो जैसे बाकी की आईटी कंपनीज होती है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उसका सबसे बड़ा जो कॉस्ट होता है वो होता है एम्प्लॉय कॉस्ट, और इस कंपनी में 70% कॉस्ट जो है वो एम्प्लॉयज को जाता है, राइट फ्रेंड्स। बट अगर हम इसके एक्सपेंस जो H1 का एक्सपेंस ग्रोथ के बारे में बात करें तो H1 में 23% का एक्सपेंस ग्रोथ आया और एम्प्लॉय में ग्रोथ आया 25% का। फ्रेंड्स जैसे कि हमने पहले भी अपनी आईटी कंपनीज में देखा कि वहां पे जो एक्सपेंस का ग्रोथ था वो सेल्स के ग्रोथ से काफी ज्यादा आया था, दैट इज वाई उनकी प्रॉफिटेबिलिटी टूटी थी। यहां पे हमें वो देखने को नहीं मिला, राइट। अगर हम इस कंपनी के हिस्टोरिकल ट्रेंड के बारे में बात करें, मींस कंपनी ने 2016 से लेकर 2022 तक अपने ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के सेल्स को बढ़ा के 6,500 करोड़ का सेल्स किया 14% के CAGR से। यही कि हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 2016 से लेकर 2022 में 15% के CAGR से 400 करोड़ के प्रॉफिट को बढ़ा के 9,600 करोड़ का प्रॉफिट किया। फ्रेंड्स ये जो कंटिन्यूअस प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ मिला ये हमें हमारे अर्निंग पे भी दिखा, हमारे सेल्स के शेयर के अर्निंग पे भी दिखा, उसके प्राइस पे भी दिखा। प्रॉफिट में एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, ये जो 4 से 5 साल थे जहां पे एक डिप्रेस्ड प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, वो क्यों हुआ था, क्योंकि ये वो समय था जब पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर खूब म्यूटेड था और इस कंपनी को जो मेजर अर्निंग आती है वो कहां से आती है, ट्रांसपोर्टेशन से।
इसका इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिला, राइट। बट फिर भी इस कंपनी ने अपने आईपीओ प्राइस से लेकर अभी तक अपने 1 लाख का ऑलमोस्ट 3.7 लाख कर दिया। साथ के साथ ये हर साल डिविडेंड भी बांट रही है, मीन्स हमारे पैसे तो बने, राइट। तो चलिए इस कंपनी के करंट ट्रेंड के बारे में जाने कि अभी इस H1 रिजल्ट में क्या हुआ। फ्रेंड्स, करंट ट्रेंड में देखें तो सेल्स ट्रेंड जो था 9 मंथ में 20% का ग्रोथ, ईयर एंड में 21% का ग्रोथ, Q1 में 23% ग्रोथ और H1 में 24% का ग्रोथ हमें देखने को मिला। फ्रेंड्स, जहां पे बाकी के आईटी कंपनीज का हमने देखा कि वहां पे सेल्स गिर के आए थे बिकॉज ऑफ यूएस एंड वर्ल्ड के जो सिनेरियोज है, बट यहाँ पे हमें एक H1 में भी 24% का ग्रोथ देखने को मिला। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 26% का ग्रोथ ईयर एंड तक हमें देखने को मिले। यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन में अपटेक है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक टर्न अराउंड आ रहा है, हम यहाँ पे उसका इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें, फ्रेंड्स 9 मंथ में 48% का प्रॉफिट आया, 44% का प्रॉफिट आया ईयर एंड में, Q1 में 27% का प्रॉफिट आया, H1 में प्रॉफिट आया 25% का। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24% का प्रॉफिट इस ईयर के एंड तक हमें मिले। मार्जिन भी इसने कंसिस्टेंटली 14% का अपना मेंटेन किया है, हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 14% का मार्जिन हमें ईयर एंड पे भी मिले। तो इसके हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन 26% का और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन 24% का, और लॉन्ग टर्म में हम सबसे से 15% का तो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंजर्वेटिवली। फ्रेंड्स, इसके हिसाब से हमारा फ्यूचर एस्टिमेशन क्या होना चाहिए। अगर हम फ्यूचर एस्टिमेशन के बारे में बात करें तो 2022 में जब कंपनी ने ऑलमोस्ट 6.5 thousand करोड़ का सेल्स किया, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल ईयर एंड तक ये अपना लाइफ टाइम हाई सेल्स फिर से लगाए तकरीबन 8,000 करोड़ का। यही हम एक्सपेक्टेशन आगे बढ़ाते हुए 2035 तक हम इस कंपनी को ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ के सेल्स तक एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम का प्रॉफिट 961 करोड़ का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं इस साल लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लगे तकरीबन 1100 करोड़ का, 1200 करोड़ का प्रॉफिट। फ्रेंड, इसी कंपनी को हम 2035 तक तकरीबन 6,500 करोड़ का प्रॉफिट करते हुए एक्सपेक्ट करते हैं। इस हिसाब से हमारा फेयर वैल्यू क्या निकल के आना चाहिए। फ्रेंड, फेयर वैल्यू 2023 की जो हमारी निकल के आ रही है वो तकरीबन 1917 की है, और यही फेयर वैल्यू 2035 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन 10,000 के आसपास की फेयर वैल्यू रहेगी। बट जब कोई अच्छे स्टॉक चलते हैं तो क्या वो हमें अपने फेयर वैल्यू पे मिलते हैं? नहीं, क्योंकि हमें वहां पे ग्रोथ मिल रहा है तो कभी भी अपने फेयर वैल्यू पे नहीं मिलते हैं। मीन्स जिसका फेयर वैल्यू है अभी 1900 का, अभी ये मिल रहा है हमें तकरीबन 3,500-4,000 के आसपास। तो जब ये फेयर वैल्यू 10,000 होगा तब हमें ये स्टॉक किस वैल्यू पे मिलेगा? और ऑब्वियस सी बात है तकरीबन 20 से 30,000 की वैल्यू पे, राइट। तो वहां से हम देखें कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम चार्ट को देखते हैं तो ये चार्ट में नियर टर्म में हमें अगर ये 3,065 के आसपास खरीदने को मिलता है तो ये हमारा एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। एंड देन यहां से हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट कितना होना चाहिए? तकरीबन 5,000 का। 5,000 के बाद में हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट मीन्स हमारा दूर की सोच कितना है? 10,300 की। आने वाले समय में हम इसको मल्टी ईयर रैली के लिए इस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। और इसका अगर हम अभी करंट फॉरवर्डेड पी देखें तो करंट फॉरवर्डेड पी तकरीबन 32 का आ रहा है और फॉरवर्डेड यील्ड कितना है? 3.1% का। मीन्स अगर हम अपने सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं तो हमें यील्ड कितना मिलता है? 3 to 4% का, कहीं कहीं पे 5% का। यहाँ पे इस स्टॉक पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा फॉरवर्ड यील्ड है 3.1% का, जो कि अच्छा यील्ड है, राइट। तो हमें इंतजार करना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स को इकट्ठा करने का। अभी ये स्टॉक करेक्शन लेवल पे है, अभी हमें अपना एसआईपी को स्टार्ट रखना चाहिए। एक बार जब ये भागेगा फिर वापस ठंडा होने के लिए हमको फिर से इंतजार करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह के स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में कितना रख सकते हैं? 2 to 3% का वेटेज हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है। फ्रेंड्स, पहले हमने 2% बताया था, अभी हमने इसका अपना पोर्टफोलियो में वेटेज को बढ़ाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हमें अपटिक मिला है, इसके बाकी सेक्टर्स भी अच्छे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये पूरा प्रेजेंटेशन एक स्टडी पर्पस के लिए था। प्लीज अपने खरीदने या बेचने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। या थैंक यू डॉक्टर जैद सर, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और आपके प्रेजेंटेशन से पता चला हमें कि डिमांड के साथ हमें पोर्टफोलियो में भी उसका स्टॉक का परसेंटेज जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी आपके प्रेजेंटेशन में वो हमें ये पता चली कि ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है और ये क्वार्टरनरी इंडस्ट्री की कंपनी है जिसमें ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त है और डिमांड भी काफी सारी अच्छे आने वाली है।
तो मैं पीयूष सर से इसका एक रिव्यू लेना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जैद भाई ने, और वो तो अभी इनका तो रेगुलर है तगड़ा प्रेजेंटेशन देने का, तगड़ी पीपीटी और डेटा स्टडी एकदम प्रॉपर। मुझे इनके प्रेजेंटेशन से जो जानकारी मिली, अगर मैंने नोट किया तो मैंने देखा कि ग्रोथ इनका वैसे अच्छा है। ओवरऑल आईटी सेक्टर अब तक जो चलता था उससे थोड़ा कम है, इमर्जिंग सेक्टर का होने के बावजूद, जो मंजूर नहीं होता है। हम लोग बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि ग्रोथ तो यार 20-25% से ज्यादा मिलना चाहिए, पर नेगेटिव पॉइंट भी बताया जैद भाई ने कि ट्रांसपोर्टेशन इनकम मेजर है और वो अब तक मंदी में था। तो इसी वजह से हम लोग कम स्टेक रखते थे, क्योंकि बढ़िया कंपनी, चलो सोने वाली कंपनी, गोल्ड कंपनी एकदम, पर यार ग्रोथ कम करेगी, अपना पैसा कम बढ़ेगा। पर अब वो प्रॉब्लम भी निकल रहा है, क्योंकि ईवी और पेनिट्रेट होता जा रहा है दुनिया भर में और इंडिया में भी, राइट। बहुत सी कंट्री में ईवी जैसे फैलेगा वैसे कंपनी को वो भी फायदा मिल रहा है, राइट। साथ ही में इनकम, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग तो और अच्छा चल ही रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि एलटीटीएस में पोर्टफोलियो में क्यों नहीं रखूं, मतलब कोई कारण नहीं है, होना ही चाहिए, क्योंकि ये मुझे ग्रोथ देगा, ये मुझे कंसिस्टेंसी देगा, देन व्हाई नॉट। एक अच्छा ग्रुप, राइट, डेफिनेटली एक मल्टी ईयर रैली। अभी तो इसने कुछ कमा के नहीं दिया, आपने बोला 4 गुना, ये 4 गुना कुछ भी नहीं है, और जीरो पीछे लगे, इतना मैं मल्टी ईयर रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट जरूर करूंगा। और हमने भी अपने वेटेज इंक्रीज किया है, जैसा सही भाई ने बताया, पोर्टफोलियो में हम भी अब तक 2% रखते थे, पर यस अब हम वेटेज को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमको ग्रोथ इसमें अच्छा दिख रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। बराबर है भाई, सो एवरीथिंग वाज वेल एंड गुड, राइट। और 2-3 क्वेरी है ज्यादातर लोगों की, वो मैंने कुछ लिखी हुई है, जस्ट अ मिनट, मैं जरूर आपके साथ उसको शेयर करना चाहूंगा कि आप अगर उसके बारे में बता सकते। देखो ज्यादातर लोग पूछते हैं क्या एलटीटीएस गुड बाय है, तो डेफिनेटली है, वो तो आपके प्रेजेंटेशन देखने के बाद ये क्वेरी रहनी नहीं चाहिए। लोग पूछते हैं ये डेट फ्री है, वो भी प्रश्न रहना नहीं चाहिए। एलटीटीएस का फ्यूचर कैसा है, ये प्रेजेंटेशन के बाद वो भी क्लियर हो गया। पर लोगों के मन में क्वेरी होगी एलटीआई लूं कि एलटीटीएस लूं, क्योंकि दोनों के पीछे एलएनटी है, तो वो उसका जवाब क्या दोगे आप? सर एलएनटी ने जब 2001 के आसपास जो सब्सिडीज निकाली थी, तो उन्होंने जो जितनी सब्सिडीज निकाली थी अलग अलग सेक्टर्स में थी। तो एलटीआई को हम कंपेयर किससे कर लेंगे? टीसीएस से। उसका ये आईटी कंसल्टेशन वाला है और ये आईटी एनेबल्ड सर्विस में, मींस ये दोनों अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। भले ही दोनों के पिताजी सेम है, दोनों भाई भाई हैं जो अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, तो आपस में कंपेयर नहीं करने का, राइट। तो डेफिनेटली एलटीआई में एक बार हम सोच सकते हैं कि हमारे पास टीसीएस है तो एलटीआई को नया ले या कम ले, हमारे पास इन्फोसिस है हम एलटीआई को ना ले, बट एलटीटीएस का भी टक्कर नहीं है सर। एलटीटीएस इस सेक्टर की मेजर कंपनी है, तो एलटीटीएस तो हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। एंड इसमें काफी अच्छा है, अभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन अपना अपटेक दे रहा है ना, वहां से हम इसको और आगे बढ़ते देखेंगे, और इमर्जिंग सेक्टर डेफिनेटली, राइट, बराबर है। ऐसे मैं सोचता था कि शायद इसमें ग्रोथ कम आएगा, वो डेवलप कंट्री में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं है ना, ग्रोथ अच्छा है। एक्सपेक्टेशन यही था, हमारे एक्सपेक्टेशन से इन लाइन से बेटर थोड़ा सा रिजल्ट रहा। हमारा एक्सपेक्टेशन था बाकी से कम, जैसे बाकी आईटी कंपनीज में थोड़ा कम आया था, बराबर है, उससे बेटर आया, इसमें इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है ये जो फॉल है वो एक अपॉर्चुनिटी भी बन के निकल के आए, बराबर ना, क्योंकि उम्मीद से कम इफेक्ट आई सारी कंपनी ने, आईटी और टेक्नोलॉजी में टूटे ज्यादा, इफेक्ट कम, राइट सर। ओके, तो मेरे ख्याल से सबकी क्वेरी भी क्लियर है एंड ऑल इज वेल। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा फिर भी सब लोगों से। देखो हमने अभी तक जो प्रेजेंटेशन देखा Q2 का, आपको पता रहना चाहिए कौन सी कंपनी का प्रेजेंटेशन हुआ, पॉइंट करंट ट्रेंड में क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है। एलटीटीएस का करंट ट्रेंड में नेगेटिव क्या है, क्या ग्रोथ में कमी है? कमी बिल्कुल नहीं, राइट, कोई कमी नहीं है, तो ग्रोथ तगड़ा है, पर वैल्यूएशन अच्छे हो गए। क्यों अच्छे हो गए? गिरने के कारण, तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। पर जब हमने हेवल्स देखा तो हेवल्स में कुछ कमी थी, या आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपको पता हो तो। आशिम भाई ने जो हेवल का प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें कमी क्या थी? ग्रोथ की बिल्कुल कमी नहीं थी, पर प्रॉफिट टूटे थे, याद है ना, तो प्रॉफिट टूटे तो करेक्शन रहेगा, राइट। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है? प्रॉफिट फॉलिंग में है, राइट, इसीलिए उसका पी ज्यादा दिख रहा है। सेम मैनर में जो अलग अलग प्रेजेंटेशन हुए उनके पॉइंट नोट डाउन कर दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हमें अभी ग्रोथ, डिमांड ग्रोथ बाइंग मिल रहा है, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम है, वैल्यू बाइंग कैसा है, सब अच्छा लगे, एक्यूमुलेशन ज्यादा करो या एवरेज एक्यूमुलेशन करो, बराबर है। या सो थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई, धन्यवाद।